अगर आप आयरन के मार्क वन सूट को एवेंजर्स एंड गेम में जो हीरो है उसके नैनो टेक सूट के साथ कंपेयर करते हो तो दोनों में आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। जैसे आयरन मैन का सूट उसके कहानी की दुनिया में एडवांस हो रहा था, वैसे ही हमारे एनिमेशन और वीएफएक्स की दुनिया में, मेरा मतलब हमारी असली दुनिया में, एनिमेशन और वीएफएक्स करने का टेक्निक समय के साथ एडवांस हो रहा था। 12 साल पहले नैनोटेक सूट का इस तरीके का इफेक्ट दर्शकों के सामने बड़े पर्दे पे लाना पॉसिबल नहीं था। लगभग 10 साल के कठोर तपस्या के बाद इस इफेक्ट से इस इफेक्ट तक मार्वल के साथ दुनिया भर के अन्य प्रोडक्शन हाउसेस ने वीएफएक्स और एनिमेशन की दुनिया में रच दिया एक नया इतिहास। नमस्कार, मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। मैं एक इंडिपेंडेंट एनिमेटेड फिल्म मेकर हूँ और पिछले 20 साल से एनिमेशन इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ। मेरे इस करियर के दौरान मुझे कई सारे फिल्म्स पे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ मेरा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। यहाँ पे आप एनिमेशन और वीएफएक्स से रिलेटेड टॉपिक सीख सकते हो, बिल्कुल 1-on-1 लाइव। इसमें से एक यादगार प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है रावण। बेसिकली ये प्रोजेक्ट था रेड चिली का, जो कि शाहरुख खान का एक वीएफएक्स स्टूडियो है। पर रेड चिली ने इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स किया टाटा इलेक्सी में, और तभी मैं टाटा इलेक्सी में बतौर सीनियर एनिमेटर काम कर रहा था। दुर्भाग्यवश पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे तो कुछ खास कर नहीं पाया, पर उसके वीएफएक्स की चर्चा दुनिया भर में होती रही। इस प्रोजेक्ट रिलेटेड मेरा भी एक इंटरव्यू महाराष्ट्र टाइम्स नाम के एक न्यूज़पेपर ने अंकित किया था, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रावण के स्पेशल इफेक्ट जानने से पहले हमें आयरन मैन को समझना होगा, क्योंकि रावण का जो कंसेप्ट है, जो उसका वीएफएक्स फाउंडेशन है, वो काफी कुछ आयरन मैन से मिलता जुलता है। लेकिन उससे पहले हमें वीएफएक्स के ओरिजिन को ढूंढ निकालना है। आखिर वीएफएक्स फिल्मों में कब से यूज हो रहे हैं? क्या कंप्यूटर इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं 1921 में, जहाँ पे मैरी पिंकफोर्ड अपने ही एक डबल रोल को किस कर रही है। लेंस को आधे में कवर करके अगर हमने लेफ्ट और राइट के अलग अलग फुटेज लेकर बाद में उनको मर्ज किया तो हम आसानी से डबल रोल पा सकते हैं। पर ये डबल रोल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। पर 1921 में उस जमाने के फिल्म मेकर्स ने ये करके दिखाया। उन्होंने कैमरे के सामने ट्रांसपेरेंट कांच रखकर उस पे मैरी पिंकफोर्ड का स्टील कटआउट पेस्ट किया था। अब कैमरा चलाते हुए मैरी पिंकफोर्ड को कांच के पीछे से उन्होंने किस करते हुए शूट कर दिया। मतलब कांच के मदद से ही उस जमाने में लेयरिंग सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी, जो एडोब प्रीमियर जैसे मॉडर्न वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आज हम देख पा रहे हैं। दूसरा एक क्लासिक एग्जाम्पल है चार्ली चैपलिन के मॉडर्न टाइम्स फिल्म का, जो 1936 में रिलीज हुआ था। इसमें हीरो डिपार्टमेंट स्टोर के मंजिल से गिरते गिरते बचते हुए दिख रहा है। यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने डिपार्टमेंट स्टोर की निचले मंजिल का मैट पेंटिंग कर कैमरा के सामने रखे हुए कांच के लेयर पे पेस्ट किया था। यानी कि फिल्म मेकर्स ने 1936 में ही मैट पेंटिंग का उपयोग इंडस्ट्री में शुरू किया था। आज के मॉडर्न टाइम में हम फिल्मों में इन जैसे इफेक्ट लाने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप और न्यूक जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। दुनिया की फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे एडवांस कर रही थी, तो भला हम हिंदुस्तानी क्यों पीछे रहते हैं? ये सीन 1940 में रिलीज हुए मराठी फिल्म का है, जिसका नाम है संत ज्ञानेश्वर। इस सीन में संत ज्ञानेश्वर को अपने वेदों की शक्ति से दीवार को आसमान में उड़ाते हुए दिखाया गया है। देखते ही देखते ये सीन इतना पॉपुलर हो गया कि हॉलीवुड तक इसकी चर्चा होने लगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म उस दौर में रिलीज हुई थी जहाँ पे ना हमें पढ़ने की आजादी थी, ना बोलने की, ना सुनने की। बड़ी मुश्किल से सही, लेकिन 1940 के उड़ते हुए दीवार से लेके 2015 के उड़ते हुए जहाज तक हमारे देश के वीएफएक्स आर्टिस्ट ने अपना सफर जारी रखा। इसका मतलब जब से हमने फिल्म बनाना शुरू किया तभी से हम लोग वीएफएक्स बना रहे हैं। पर 24 जनवरी 1984 में कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जो आगे आने वाले 10 सालों में फिल्म मेकिंग को एक नए अंदाज में बदलने वाली थी, क्योंकि अब फिल्म मेकर्स के हाथ में आने वाले थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ये आगे आने वाला बदलाव एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब बहुत अच्छे से जानते थे, और बहुत कम लोग जानते कि यही स्टीव जॉब पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की सीईओ भी थे। और धीरे धीरे कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन एंड वीएफएक्स ग्राफिक्स हमारे फिल्म उद्योग का हिस्सा बनने शुरू हुए। उदाहरण के तौर पे हम एवेंजर्स में से ही आयरन मैन का केस स्टडी लेते हैं। आयरन मैन की स्टोरी अंधेरी गुफा से शुरू होती है। साल है 2008। टोनी स्टार्क नाम का एक युवक इस गुफा से भागने के लिए अपने लिए एक मेटल सूट बना रहा है। अब इस सीन में इस हेवी मेटल सूट को परिधान कर
ये गुफा से भाग रहा है। उस टाइम अगर इस सीन को बिल्कुल असली दिखाना है तो एक आदमी को मेटल सूट पहनवाना यही एक विकल्प था। इसके डायरेक्टर जॉन फेरलो आज भले ही इंडस्ट्री में लायन किंग और मैंडोलिन जैसे सीजीआई प्रोडक्शंस के लिए फेमस है, पर उस वक्त इनका कंप्यूटर वीएफएक्स पे इतना भरोसा नहीं था। ये सूट को बिल्कुल असली सूट की तरह हेवी मेटल वे में दिखाना चाहते थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले लिया। उन्होंने उस बल्कि केव सूट के लिए स्टैन विंस्टन स्कूल से मदद मांगी, जिन्हें आज लेगेसी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक 40 किलो का भारी भक्कम सूट बना दिया। इसमें इन्होंने एल्यूमिनियम और लेदर का भारी मात्रा में प्रयोग किया और स्टैन विंस्टन टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष कलर का निर्माण किया, जिसे पेंट करने पे चीजें बिल्कुल मेटालिक लगने लगे। पर 40 किलो का सूट पहन के एक्टिंग करना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, ना हीरो के लिए ना ही उसके स्टंटमैन के लिए। इसलिए इस पर्टिकुलर सीन के लिए इन्हें कंप्यूटर एनिमेशन का सहारा लेना पड़ा और अचानक द एम्बेसी स्टूडियो पे पहला डिजिटल आयरन मैन सूट बनाने की जिम्मेदारी आ गई, जो दर्शकों को एकदम असली लगे। द एम्बेसी के डिजिटल मॉडलिंग डिपार्टमेंट ने स्टैन विंस्टन ने बनाए हुए प्रैक्टिकल सूट को बतौर रेफरेंस यूज किया और इसी वजह से इनका डिजिटल सूट एकदम से रियल दिखने लगा। मॉडलिंग में और ज्यादा डिटेल्स दिखाने के लिए उन्होंने स्टैन विंस्टन ने किया हुआ वो 40 किलो का भारी भक्कम प्रैक्टिकल सूट कनाडा स्थित द एम्बेसी स्टूडियो में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके डिटेल्स पे इतने बारीकी से काम किया गया कि आर्टिस्ट ने इसके टेक्सचर पे दिखाई गए एक एक क्रैक और स्क्रैच को भी मॉडल कर दिया। द एम्बेसी स्टूडियो ने काफी सारे कार कमर्शियल्स पे काम किया हुआ था और इसी नॉलेज के आधार पे इन्होंने आयरन मैन के सूट का एकदम हुबहू रियल दिखने वाला शेडिंग और टेक्सचरिंग किया। द एम्बेसी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर विंस्टन कहते हैं, पिछले कुछ सालों में हमने कार पेंट के बारे में काफी कुछ सीखा है। जैसे इस पे लाइट आने पे ये कैसे बाउंस होता है, इसके हाईलाइट रिफ्लेक्शन किस तरह से होते हैं। पर ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि ये है मार्क 1 सूट। मार्क 2 सूट का तो डिजाइन इससे भी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड और रिफाइन होने वाला है। ये इतना पॉलिश है कि इसके ऊपर आने वाले लाइट के रिफ्लेक्शंस एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए। डायरेक्टर जॉन फेरो ने वापस से एक बार स्टैन विंस्टन स्कूल को इसका एक फिजिकल सूट बनाने को कहा, परंतु जो आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो ये कम्प्लीटली सीजीआई मतलब कंप्यूटर पे बनी हुई इमेज है। एफएक्स स्टूडियो लाइट एंड मैजिक ने स्टैन विंस्टन स्कूल में बने हुए उस रियल फिजिकल बेस्ड सूट को आधार बनाते हुए अपने डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड सूट का निर्माण किया और जब इन इमेजेस को डायरेक्टर साहब को दिखाया गया तो वो इतने खुश हुए, क्योंकि रियल इमेज और डिजिटल इमेज में फर्क करना बिल्कुल नामुमकिन था। जब हमने अपना काम जॉन और मार्वल टीम को दिखा तो उन्होंने पूछा कि इस सूट में से कौन से पार्ट अपने रिप्लेस किए हैं। हमने कहा कि पूरा सूट ही रिप्लेस हो चुका है। आयरन मैन का पहला काम ठीक से पार पड़ने कारण ही वीएफएक्स का महत्व अब दुनिया और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को पता चला था। वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल ना होता तो आज हम जो मार्वल कॉमिक्स की दुनिया देखते हैं वो कुछ अलग नजर आती। पर सीजीआई की असली परीक्षा तो आयरन मैन के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सूट मार्क 3 पे होने वाली थी। अपने फैंस की अपेक्षाओं का ख्याल रखते हुए इन्हें इसे बहुत ही शानदार तरीके से पर्दे पे दिखाना था। इस सीजीआई कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से बुक करना और इसके मेटल आर्मेचर को टोनी स्टार्क के पर्सनालिटी से मैच करने की जिम्मेदारी अब वापस से इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक पे आ पड़ी। 2007 के ट्रांसफॉर्मर्स के शाइनी कार सरफेस पे इन्होंने काम किया हुआ था, इसलिए मार्क 3 सूट के आउटर लेयर पे काम करना इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। इन्होंने इस सूट को इंडस्ट्रियल मेटल की बजाय एक क्लासिक स्पोर्ट कार की तरह डिजाइन किया। टोनी स्टार्क अमीर और घरंदाज है, इसके लिए उसकी चीजें भी उसके पर्सनालिटी को मैच करने वाली होनी चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स कार वगैरह वगैरह। तो फिर उसका सूट भी क्लासिक होना चाहिए। इसका बेसिक डिजाइन एडी गार्नोस के आयरन मैन इलस्ट्रेशन से प्रेरित था, पर इस 2D सूट को रियल लाइफ में लाने की एक समस्या ये थी कि ये कॉमिक वर्जन हीरोइक प्रोपोर्शन से बना हुआ था, जो आम इंसान के प्रोपोर्शन से मैच नहीं होता। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने सूट को इस तरह से ट्विक किया कि ये आम इंसान के प्रोपोर्शन से मैच हो जाए। ये लास्ट मिनट में किया हुआ एक अचानक फैसला था। जब आयरन मैन को वापस से रीडिजाइन करने की बात आई तो उनका कहना ये था कि एक असली इंसान एक असली मैकेनिकल सूट में फिट होना चाहिए। और हमने सोचा तो फिर हमें पता चला कि इसके लिए तो वो इंसान काफी पतला होना चाहिए, तभी वो फिट हो सकता है। और रॉबर्ट डॉनी जूनियर इतने हेल्दी थे तो वो इस सूट में कैसे फिट हो सकते थे। पर 2010 आते आते मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी
और इसलिए आर्टिस्ट अब सीजीआई सूट और प्रैक्टिकल सूट का अच्छे से कॉम्बिनेशन कर पा रहे थे। स्टैन विंस्टन स्कूल ने इस सूट के प्रैक्टिकल पार्ट्स पहले से बना रखे थे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कौन सा पार्ट स्क्रीन को फेस कर रहा है उस हिसाब से इस सूट के पार्ट को पहना जा सकता था। बाकी उसकी बॉडी मोशन कैप्चर सूट से लेस थी, जिसको बाद में सीजीआई सूट के साथ रिप्लेस किया जाना था। शरीर पे किसी भी प्रकार का भार ना होने कारण एक्टर अपनी परफॉर्मेंस 100% दे रहा था। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक अपनी कस्टम मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जिसे उन्होंने 2007 में पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म के लिए डेवलप किया था। एक्टर के सर पे फिजिकल आयरमैन हेलमेट हुआ करता था, जिसे वीएफएक्स आर्टिस्ट को उसके सीजीआई सूट के साथ फ्रेम बाय फ्रेम मैच करना पड़ता। एक फ्रेम भी मिसमैच होने से पूरे के पूरा सीन रीटेक करना पड़ता। कई सारे शॉट्स तो एक्टर ने इस शोल्डर पैड से दिए हुए, जिसे वो लोग कहते हैं फुटबॉल सूट। इस जैसे शॉट के लिए उसके नेक और जॉइंट के बीच में काफी सारे सीजीआई क्लीनअप की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। आयरन मैन 2 में वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काफी एडवांस तरीके से मोशन ट्रैकिंग की हुई है, और उसका एक अच्छा एग्जांपल आप इस जापानीज गार्डन सीन में देख सकते हो। इस सीन में एक्टर्स ने सिर्फ आयरन मैन का हेलमेट पहन रखा है और बाकी उनका सूट पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड है। और इस सीन में तो इन्होंने हद कर दी, यहाँ पे एक्टर ने ट्रैकिंग सूट तक नहीं पहना। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सेट पे सिर्फ टक्सीडो पहने हुए आए थे, तो वीएफएक्स आर्टिस्ट ने इनके टक्सीडो को ही आयरन मैन सूट में कन्वर्ट कर दिया और इस प्रकार से वीएफएक्स इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क हासिल किया। दुनिया को बता दिया कि भाई ये काम विदाउट मोशन कैप्चर सूट भी हो सकता है। आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 के दौरान और एक इम्प्रूवमेंट होती, वो थी शेडिंग। सूट को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक रेंडर करना। 2009 में टर्मिनेटर सैल्वेशन के काम के दौरान इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक स्टूडियो ने इमेज बेस्ड रेंडरिंग टूल का निर्माण किया था। सूट को रियलिस्टिक रेंडर करने के लिए इन्होंने इसके सराउंडिंग के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले लिए और उन्हीं इमेजेस का आधार बनाकर इस सूट को एक्यूरेटली लाइट किया गया, और इसलिए कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल सूट उसके रियल फिजिकल हेलमेट के साथ इतना सही तरीके से मैच हो रहा था कि मानो दोनों एक ही सूट का वन पीस हिस्सा हो। एक बार हमें इसके रियलिस्टिक रेंडर होने का तरीका पता चला, तो अब हम इसके क्रिएटिव साइड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। ये रियलिस्टिक लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में अब चिंता करने की हमें जरूरत नहीं थी। वीएफएक्स टेक्निक्स एडवांस होने के साथ एनिमेशन भी सुधर रहा था, परंतु हर एक मूवी अपने स्टोरी के हिसाब से एनिमेटर के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर रही थी। जब 2012 में एवेंजर्स रिलीज हुई, तब वो स्क्रिप्ट थी जिसने ये डिसाइड कर लिया कि आयरन मैन का डिजाइन और एनिमेशन किस तरह से होना चाहिए। जैसे हैंड थर्स्टर के बजाय इस फिल्म में आयरन मैन को जेट पैक रॉकेट सूट दिया गया था। अब हाथ फ्री होने के कारण एनिमेटर्स ने आयरन मैन के नए एक्शन पोज बनाने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सीन को भी देख सकते हो जिसे कार वॉश सीन से जाना जाता है। इसमें टोनी का सूट किस तरह से उसे अटैच हुआ करता है, इसके बारे में मार्वल के कॉमिक राइटर्स ने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बट एनिमेटर्स को फिल्म में इसे रियल दिखाने के लिए फर्स्ट टाइम सूट के अंदर का मैकेनिज्म दिखाना पड़ा। ना पहले कभी किसी वीएफएक्स स्टूडियो ने इसे बनाया था, ना इसके बारे में सोचा था। हमें कई सारे अलग अलग इंटीरियर पीसेस को बनाना पड़ा। हमें ये भी सोचना पड़ता था कि ये सूट के अंदर कैसे काम कर रहे होंगे, एक साथ आने पे ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होंगे। सूट उतरते वक्त एक्टर कंटिन्यूअसली चल रहा था, इसलिए ये सीन एनिमेटर्स के लिए चैलेंजिंग रहा। उन्होंने सूट के हर एक पार्ट को अलग से मॉडल करके एक्टर के मोशन के साथ इंडिविजुअली मैच कर दिया। अब थॉर के साथ हुए बैटल सीक्वेंस में इस ब्लू लाइट को आप जरा गौर से देखो। आयरन मैन के डिजिटल सूट का कलर करेक्शन करते वक्त उसमें छोटे से छोटा डिटेल दिखाने के लिए भी आर्टिस्ट को बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आयरन मैन के लिए मार्वल का एक फिक्स कलर कोड है, जिसे हर मूवी या कॉमिक में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वेटा डिजिटल जो एक कलर करेक्शन कंपनी है, उन्होंने इस गोल्डन कलर को तो ठीक वैसे ही रेंडर किया जैसे उन्होंने 2001 में लॉर्ड ऑफ द रिंग के गोल्डन रिंग को रेंडर किया था, पर यह समस्या रेड कलर को लेकर थी। आयरन मैन के रेड कलर कोड को अगर आप देखते हो तो इसमें रेड कलर बहुत ही गाढ़ा है और ऊपर से इसे एक मेटालिक लुक है, और इसलिए इसका सरफेस हमेशा मेटल की तरह चमकता रहता है। और इसके लिए जब हम एनवायरनमेंट का लाइट इसके साथ मिक्स करते हैं तो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, खास करके इस सीन में जहाँ पे ब्लू और रेड मिलके हमें पर्पल कलर का आउटपुट दे रहे थे, जो आयरन मैन पे बहुत अजीब लग रहा था। फिर हमने हमारे रेंडर करने के तरीके को थोड़ा एडवांस किया। अब लाइट के अलग अलग वेवलेंथ में हमारा रेंडरिंग सिस्टम काम कर रहा था, इसलिए बाकी के शॉट में कलर बैलेंस करना, उन्हें रेंडर करना अब आसान हो चुका था।
ये बदलाव हमने मार्वल कॉमिक के कलर कोड को ध्यान में रखते हुए किए हुए थे। हमने इस रेंडर प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन का सूट रेंडर करने के लिए ही डेवलप किया था। इस नए प्रोग्राम के बदौलत अब हम आयरन मैन का मेटल पहले से कई ज्यादा तेजी से रेंडर कर पा रहे थे, और वो भी मार्वल के कलर कोड को डिस्टर्ब किए बगैर। पहले की फिल्मों में एनिमेटर्स द्वारा इस सूट के इंडिविजुअल मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, पर 2013 में आयरन मैन 3 में इन्होंने पूरे सूट का एक सेट ही इंट्रोड्यूस किया जिसमें लगभग 20 सूट्स थे, और वो भी एक साथ एक सीन में। और हर एक सूट अपने आप में अलग होने के कारण एनिमेटर्स को एक एक सूट पे अलग अलग तरीके से एनिमेशन करना पड़ रहा था। मतलब कि एक ही सीन को 20 बार किया जा रहा था, तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही थी और समय भी लग रहा था। तो वेटा डिजिटल ने एनिमेटर्स के लिए एक टूल को डेवलप किया जिसमें अब एनिमेटर्स इस रिग को अल्टर कर सकते थे। एनिमेटर को जितना हो सके उतना फ्रीडम देना और हर सूट का एक कैरेक्टर, एक स्टाइल मेंटेन करना, इस उद्देश्य से हमने इस टूल को बनाया। अब सूट को एनिमेट करने की कोई लिमिट नहीं थी। एनिमेटर्स जैसे चाहिए वैसे सूट को एनिमेट कर सकते थे। उन्हें पूरा फ्रीडम मिला हुआ था। लेकिन जितना ज्यादा फ्रीडम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एनिमेटर्स को ये देखना था कि इसके मेटल प्लेट्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट ना हो, खासकर जब वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है तब। आयरमैन को एनिमेट करते वक्त हमारी मुख्य चिंता उसके शोल्डर्स थी। अगर आप आयरमैन को ठीक से देखोगे तो आपको उसके ह्यूज शोल्डर दिखाई देंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सिर्फ फाइटिंग के सीन के वक्त ही इस चीज का ध्यान रखना पड़ता। जब आयरमैन कैजुअल रोमांटिक मूड में रहता तब तो इस चीज के ऊपर और अच्छे से ध्यान देना पड़ता। आयरमैन 3 में दुनिया आयरमैन को कुछ ऐसा करते हुए देख रही थी जिसके लिए आयरमैन बना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मसाज करना, नहीं तो फिर आराम से बैठ के गप्पे लड़ाना। वीएफएक्स आर्टिस्ट के मुताबिक फाइटिंग सीन में हम काफी कुछ डिटेल्स धूल मिट्टी के साथ छुपा सकते हैं, परंतु जब एक्शन कम हो तब एक एक डिटेल पे बारीकी से काम करना पड़ता है। आयरमैन 3 में पहली बार टोनी स्टैर्क को सूट असेंबली के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाया गया। एवेंजर्स में तो वो सिंपली चलते चलते अपना सूट चेंज कर पाता था, बट मार्वल को इस टाइम कुछ नया हाईटेक मसाला चाहिए था। वीएफएक्स स्टूडियो टिक्सटर के हिसाब से ये उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि अब उन्हें एक ठोस मेटल बॉडी का एक फ्लेक्सिबल ह्यूमन बॉडी के साथ सहयोग बनाना था, और ऐसे लगना चाहिए था कि दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। सूट के अलग अलग 24 पार्ट्स को उन्हें बॉडी के साथ मॉर्फ करना था। टिक्सटर स्टूडियो ने इन्हें नाम दिया था अमॉर्फस मिस्ट्री स्लीक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सूट टोनी के बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अपने आप फिट हो जाता है और फिर मॉर्फिंग के साथ सेटल हो जाता है। आयरन मैन के प्रैक्टिकल सूट के साथ इस सीरीज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सूट और सीजीआई सूट के कॉम्बिनेशन से सीरीज को आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद वाली फिल्मों में सिर्फ सीजीआई सूट ही यूज किया गया। सूट को 2 बार ट्विक किया गया, एक ह्यूमन प्रोपोर्शंस के लिए, दूसरी बार हीरोइक प्रोपोर्शंस के लिए। आयरन मैन के लेग ह्यूमन लेग से लंबे हैं। इस बात की जानकारी शायद आपको नहीं होगी। सूट के अंदर भी हमने इसके एंकल की हाइट 1.5 इंच ज्यादा रखी है। एज ऑफ एवेंजर्स अल्ट्रॉन में आयरन मैन को थोड़ा स्लिम भी किया गया है। इससे फिल्मी दुनिया में भी आयरन मैन अपने कॉमिक दुनिया की तरह एक सुपर हीरो की तरह लग रहा है। आयरन मैन के सूट में भी निरंतर बदलाव होते रहे। वो समय और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। टोनी स्टार्क के पास अब नैनो टेक्नोलॉजी है, और इसलिए एनिमेटर को भी अब नए ढंग से सोचना पड़ रहा है कि किस प्रकार से हम इस सूट को मूव करें या उसको बिल्ड करें वगैरह। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी एनिमेशन की टेक्नोलॉजी भी इस आयरन मैन सूट के साथ इवॉल्व होती जा रही है। नैनोटेक में मल्टीपल लेयर का सिमुलेशन होता रहता है, इसलिए एनिमेटर्स को अब इसके सूट असेंबली के बारे में कुछ नए सिरे से सोचना होगा। जैसे लिक्विड मेटल सिमुलेशन जो मॉर्फ होते हुए अपने टारगेट शेप में साकार होता हो। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक होने के साथ साथ एनिमेटर्स को एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आखिरकार ये मेटल सूट है, इसलिए इसे स्पाइडरमैन सूट की तरह पूरी तरह से लचीला नहीं दिखा सकते। यहाँ पे शेडर आर्टिस्ट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सूट का मटेरियल हमेशा मेटालिक लगना चाहिए। बतौर शेडर आर्टिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके मेटालिक मटेरियल को कायम रखें। आर्मर सूट अपीयर होने से पहले टोनी स्टार्क का स्वेट शर्ट थोड़ा टाइट होना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट डॉनी जूनियर का ही सुझाव था। जैसे स्पाइडरमैन का सूट टाइट होता है, क्योंकि कपड़े पे ज्यादा रिंकल्स और फोल्ड होने से मेटल सूट अपीयर होने में दिक्कत आ सकती थी। अगर आपने इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखा तो आपको यहाँ पे 2 लेयर दिखाई देंगे। एक नीचे वाली लेयर जहाँ पे अंदर का मैकेनिज्म है, और ऊपर वाली लेयर जहाँ पे कलर कोट है।
फ्रेमस्टोर ने इस मल्टीलेयर इफेक्ट को 2015 में पोर्ट्रेजिस फिल्म पे काम करते हुए डेवलप किया था। बस इसी एनिमेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए 2019 में इन्होंने नैनोटेक सूट डिजाइन किया। जैसे सूट का एक एक पार्ट क्रिएट हो जाता है और अंत में टॉनी के बॉडी पे फिट हो जाता है। इसके लिए पहले जितने भी आयरन मैन के वर्जन रिलीज हुए उनको हमने ठीक से स्टडी किया। फिर हमें समझ में आया कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हो रही है। जब हमने लास्ट टाइम आयरन मैन को मरते हुए देखा तो वो नैनोटेक सूट में था। यहाँ पे भले ही आयरन मैन की स्टोरी खत्म होती हो, पर वीएफएक्स और एनिमेटर आर्टिस्ट की स्टोरी अभी भी चालू है, क्योंकि फिर से एक बार हमें आयरन मैन का ज़ॉम्बी अवतार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इस मार्वल के सीक्वल में देखने मिला। ये काम फ्रेमस्टोर ने किया हुआ है और इन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो सूट था इसका यहाँ पे उपयोग किया है। फ्रेमस्टोर स्टूडियो के मुताबिक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला आयरन मैन सूट नैनोटेक सूट वाले आयरन मैन से कई ज्यादा सॉलिड और टफ था। इन्होंने इस सूट को अपने स्टूडियो में मंगवा के पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया और जो पोर्शन कैमरे से ज्यादा नजदीक है वहां से कुछ वायरें निकालते हुए सर्किट बोर्ड लगा के कुछ डिटेल्स ऐड कर दिए और इसके चेहरे को अर्धमरा दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर दी, जैसे दांत, टूटी खोपड़ी, रेंगते हुए कीड़े और सबसे इम्पोर्टेंट मार्वल कॉमिक्स के कलर कोड के हिसाब से आयरन मैन का गोल्डन कलर। इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग उसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, यही हमारे लिए सर्टिफिकेट था। इस तरह से वीएफएक्स आर्टिस्ट ने 11 साल मेहनत कर जिस सीजीआई सूट को परफेक्ट बनाने की कोशिश की थी उसे आखिरकार डिस्ट्रॉय किया गया था। एडवांस 3D मॉडल टेक्निक और मोशन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए, न्यू लाइटिंग टेक्निक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए और जरूरत पड़ने पे प्रैक्टिकल फिजिकल मॉडल को आधार बनाते हुए उन्होंने एक ऐसे हीरो की निर्मित की जो हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त एक असली हीरो की तरह पर्दे पे दिखाई देता। उसके पास अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी होती थी जो समय के साथ अपडेट हो जाती और इसके इफेक्ट हमारे जैसे वीएफएक्स आर्टिस्ट और एनिमेटर्स के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। इसी वीएफएक्स टेक्निक से इंस्पायर होकर 2011 में भारत में भी रावण नाम की फिल्म बनी थी। यहाँ पे भी आप शाहरुख खान को मोशन कैप्चर सूट पहन के एक्टिंग करते हुए देख पाओगे। बाद में इसी मोशन कैप्चर सूट को रावण के डिजिटल सूट के साथ रिप्लेस किया गया, ठीक वैसे जैसे आयरन मैन के मेकिंग प्रोसेस में हमने देखा था। अगर आपको भी इस तरीके के वीएफएक्स ट्रिक्स एंड टेक्निक के बारे में सीखना है तो आपको संपर्क करना है हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com के ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। हमारा नंबर है 9820767531। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।